News 9 Live at 9 p.m. ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ये है देश का नंबर 1। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो गया टॉप 9 न्यूज का, जहां बात रूस यूक्रेन जंग की। क्या कुर्स्क को वापस हासिल कर पाएंगे पुतिन? जख्मी सैनिकों पर कहां हुआ हवाई हमला और जंग में किसके ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हो रहे हैं? देख रहे जंग से जुड़ी विस्फोटक खबरों का अपडेट रूस यूक्रेन टॉप 9 में। कुर्स्क में यूक्रेन की किलेबंदी पर रूस का चौतरफा हमला शुरू है। बाहरी इलाके से सामने आया ये वीडियो देखिए। यूक्रेनी सेना पर रूसी आर्मी ने ग्रैड एमएलआरएस से हमला किया। यूक्रेनी आर्टिलरी और आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाया गया। इस दौरान कई धमाके सुने गए। कुर्स्क में यूक्रेन रूस के लिए हर एंट्री पॉइंट को नष्ट कर रहा है। सेम नदी पर बने पुल को M30 क्लस्टर मिसाइलों से तबाह कर दिया। हाइमार्स से लॉन्च किए गए रॉकेट सैल्वो से रूस की सप्लाई चेन पर हमला हुआ। रूसी सेना का अब इस इलाके में आना नामुमकिन हो चुका है। कुर्स्क में यूक्रेनी आर्मी के कई सेटलमेंट पर रूस ने आज प्रचंड प्रहार किया। यूक्रेन के पावरफुल कमांड व्हीकल M577 को ढूंढकर उसको ड्रोन से नष्ट कर दिया। कुर्स्क में रूसी पलटवार से तबाह होने वाला ये नाटो का दूसरा कमांड व्हीकल था। कुर्स्क में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेनी खेमे में हड़कंप है। यूक्रेनी आर्मी के ठिकानों को टारगेट कर ग्रैड एमएलआरएस से सैकड़ों हमले किए गए। रूस की रॉकेट बौछार से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा है। कुर्स्क में रूस की ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेन के लिए चुनौती बन गई है। घायल सैनिकों को बाहर निकालना भी अब मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घायल सैनिकों को ले जा रहे एक ट्रक को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। इस हमले में चालक और घायल सैनिकों की मौत हो गई। कुर्स्क के जवाब में रूस ने डोनेस्क में यूक्रेनी सप्लाई चेन को टारगेट किया। मिखाइलोवका और सेलिडोवो को जोड़ने वाले रेलवे पुल पर मिसाइल से अटैक हुआ। KH-38 ML मिसाइल के हमले में रेलवे पुल तबाह हो गया। डोनेस्क तक इसी पुल से यूक्रेनी आर्मी गोला बारूद ले जाती थी। डोनेस्क के गोलादार में रूस की ड्रोन ब्रिगेड कहर मचा रही है। वॉर जोन से सामने आए इस वीडियो को देखिए। फ्रेंच में छिपे यूक्रेनी जवानों पर रूस ने FPV ड्रोन से हमला बोला। चुन चुन कर यूक्रेनी स्नाइपर्स को निशाना बनाया गया। इस अटैक में रूस के कई सैनिक मारे गए। डोनेस्क के कई मोर्चों पर आक्रामक नजर आ रहे रूस ने अब दिव्का के उन इलाकों पर धावा बोला जहां यूक्रेन का नियंत्रण है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर T-80 BVM टैंकों से अंधाधुंध गोले दागे गए। रूस ने यूक्रेन की कई चौकियों को तबाह करने का दावा किया है। निप्रो जंग में रूस और यूक्रेन के लिए ड्रोन सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। नीपर नदी के दाहिने किनारे पर यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के सेटलमेंट को निशाना बनाया। ग्राउंड अटैक से पहले उनकी ड्रोन यूनिट ने रूस की सभी मोर्टार शेल्स को तबाह किया। और डोनेस्क से लुहांस तक रूस की आर्टिलरी का कोहराम जारी है। यूक्रेन के ड्रैगन ब्रीथ से क्यों डरा है रूस? और डोनबास के किरोव सेटलमेंट पर किसका कंट्रोल हुआ? जानने के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। डोनबास में रूसी टैंक का विध्वंसक एक्शन लगातार जारी है। दुश्मन के अटैक पॉइंट को निशाना बनाकर रूसी आर्टिलरी फोर्स ने प्राणघातक हमले किए। इस बाधा को तोड़ते हुए टैंकों का काफिला लुहांस्क की ओर बढ़ा। विध्वंसक वार जोन का ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी वायुसेना के Su-27 से प्रचंड प्रहार कर भारी तबाही मचाई है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट और ड्रोन ऑपरेटर्स को निशाना बनाकर 500 बम से सिलसिलेवार हमले हुए। Su-27 के पिन पॉइंट अटैक में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना वारजोन में थर्माइट बमों से कहर मचा रही है। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर रूस के ड्रैगन ब्रीथ ड्रोन से हमला किया। रूसी सैनिकों पर थर्माइट अटैक हुआ। थर्माइट बम आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर से 2400 डिग्री सेल्सियस तापमान जनरेट करता है।
ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी बेस पर KS-39 मिसाइल से भीषण हमला किया। Mi-28 हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल सीधे यूक्रेनी कंट्रोल सेंटर पर गिरी। जोरदार धमाके में यूक्रेनी सैनिकों का ठिकाना भी तहस-नहस हो गया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। डोनेट्स्क के पोक्रोवास्की में दाखिल हो रहे रूस के आर्म्ड कैरियर को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बॉर्डर इलाके की निगरानी कर रहे यूक्रेनी ड्रोन ने उसे पिन पॉइंट अटैक में ध्वस्त कर दिया। ब्रिज के नीचे छिपे कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। लुहांस्क में बीती रात रूस की ओर से कई मिसाइल अटैक हुए। एक मिसाइल हाईवे पर चल रहे ट्रक पर गिरी। इन तस्वीरों में हाईवे पर आग का गोला बने ट्रक को देखा जा सकता है। रूस को मिलिट्री ट्रक में NATO हथियार होने का इनपुट मिला था। लुहांस्क में रूसी आर्मी ने विनाशक हमले किए। स्वातोवा क्रेमिनिया की दिशा में ग्रैंड MLRS से बारूदी बौछार कर रूस ने कहर मचा दिया। रूस के रॉकेट हमले में जहां यूक्रेन का एक BM-21 सिस्टम तबाह हुआ, वहीं कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। लुहांस्क में यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड का ग्राउंड ऑपरेशन देखिए। NATO हथियारों से लैस यूक्रेनी आर्मी जोरदार फायरिंग करती नजर आई। शुरुआती ऑपरेशन के बाद यूक्रेन ने नोवोदियन पर कब्जे का दावा किया है। ये शहर ज़ेपोरिज़िया का पड़ोसी है। कुर्स्क घुसपैठ के बीच डोनबास में रूसी सेना काफी आगे बढ़ चुकी है। 2 शहरों में यूक्रेनी पलटवार को नाकाम कर किरोव सेटलमेंट पर कंट्रोल का दावा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दावे की पुष्टि की और कहा कि जल्द ही पूरा डोनबास हमारा होगा। इजरायली ट्रूप्स पर घात लगाकर हमला कहां हुआ? अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने अब तक कितने रॉकेट दागे? और कामिल की मिलिट्री फैक्ट्री क्यों है हिजबुल्लाह का अहम टारगेट? मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट महायुद्ध टॉप 9 में। सेंट्रल गाजा में हमास ने इजरायली ट्रूप्स पर घात लगाकर हमला किया। इजरायली सेना जैसे ही मदीना मस्जिद इलाके में दाखिल हुई, हमास ने अपने हाइड आउट से RPG दागे। पिन पॉइंट अटैक में IDF के 2 आर्म्ड व्हीकल बर्बाद होने का दावा है। दक्षिणी राफा में इजरायल का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इस दौरान तेल सुल्तान इलाके में हमास और IDF में आमने सामने की जंग देखने को मिली। नहाल ब्रिगेड ने हमास के ठिकाने पर अंधाधुंध फायरिंग की। छापेमारी के बाद हमास के कई लड़ाके जिंदा पकड़े गए। इजरायली सेना पर हमास के प्रचंड प्रहार से सेंट्रल गाजा दहल गया। इजरायली आर्टिलरी ट्रूप्स को टारगेट कर हमास ने मोर्टार और ग्रेनेड से हमला किया। वीडियो जारी कर हमास ने इजरायल के मार्कवा और मेगाच टैंकों को तबाह करने का दावा किया। वेस्ट बैंक में विध्वंसक पलटवार कर हमास ने IDF को तगड़ा झटका दिया। जेनिन में कई जगहों पर अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने IDF पर गुरिल्ला अटैक किया। मोर्टार से किए गए हमलों में इजरायली आर्म्ड व्हीकल समेत कई टैंक तबाह किए जाने का दावा है। गाजा युद्ध में हमास को इजरायल के मुकाबले ज्यादा नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 7000 हमास लड़ाके मारे गए, जबकि 708 इजरायली सैनिक जंग की भेंट चढ़ गए। वहीं इजरायल के खिलाफ हमास अब तक 20,000 रॉकेट्स दाग चुका है। इजरायल के गलीली और किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। IDF ने बताया कि अधिकांश प्रोजेक्टाइल को आयरन डोम ने रोक दिया था, लेकिन कुछ ने किरियत शिमोना को प्रभावित किया, जिसमें भारी क्षति हुई है। नॉर्थ इजरायल में हिजबुल्लाह लड़ाके FPV रेसिंग ड्रोन से हमले कर रहे हैं। हदाब यारीन साइट पर विध्वंस के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। हिजबुल्लाह के हमले में IDF का निगरानी टावर ध्वस्त हो गया और दावा है कि IDF का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। और अब वैश्विक तनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। गाजा और लेबनान फ्रंट पर जंग लड़ रहे इजरायल पर ईरान से ड्रोन अटैक हुआ। नोरा इलाके में हुए इस हमले के पीछे तेहरान समर्थित मिलिशिया पर शक है। धमाके के बाद नोरा के एक बड़े क्षेत्र में आग लगी। हालांकि 4 विमानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गाजा जंग के बीच तुर्की ने इजरायल को लेकर इस्लामी देशों को आगाह किया है। राष्ट्रपति एर्दोगान के मुताबिक इजरायल लेबनान से सीरिया तक कब्जा चाहता है। एर्दोगान ने कहा कि इजरायल को रोकने के लिए इस्लामी देशों का गठबंधन एकमात्र विकल्प हो सकता है। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक बार फिर यमन में बड़े अटैक को अंजाम दिया। सेंट्रल यमन के इबब इलाके में एक साथ 3 कमांड सेंटर्स पर बमबारी हुई। अमेरिका और ब्रिटेन की स्ट्राइक में हुथी के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। बीती रात इस हमले में इबब में भीषण आग लगी।
रूस को मिसाइल देने से ईरान पर भड़के यूक्रेन ने विध्वंसक अंजाम की चेतावनी दी। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अगर जंग में ईरान मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो उसके विनाशकारी नतीजे होंगे। यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से पलटवार की धमकी दी है। Co-powered by सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। कंफर्टेबल कौन जो पहने रूपा जॉन, लगे आए हाय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले। बेलगोरोद के 4 गांवों पर यूक्रेन ने हमले किए हैं। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से ये अटैक किए हैं। तो बेलगोरोद पर यूक्रेन ने एक बार फिर कामिकाजी ड्रोन से कहर बरपा दिया है। मॉस्को हमले के प्रतिशोध में रूसी सेना ने यूक्रेन के 12 प्रांतों पर अग्निवर्षा कर दी है। लेकिन 7 सितंबर को क्रेमलिन में हुई बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किए और इसके बाद रूसी वायुसेना, मिसाइल फोर्सेज और ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेन में विध्वंस शुरू कर दिया। यूक्रेन के 7 बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। हमले इतने जबरदस्त थे कि नेटो का सुरक्षा चक्र भी ध्वस्त हो गया। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस ने कई मोर्चों पर कब्जा कर लिया है। रूस पोक्रोवस्क में जीत के करीब है। पोक्रोवस्क अगर रूस के नियंत्रण में गया तो पुतिन कीव और यूरोप विजय का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। यूक्रेन एक मोर्चे पर युद्ध लड़ने में संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने रूसी धरती पर नया वॉर फ्रंट इस मकसद से खोला कि रूस पर दबाव बढ़ेगा। और उसकी यही रणनीति यूक्रेन के लिए भारी पड़ गई है। यूक्रेन ने 6 सितंबर को रूस के वोरोनिश, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को पर हमले किए। उसका टारगेट था रूसी जमीन पर बड़ा नुकसान करना। लेकिन जितना नुकसान यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया वो रूस के हमलों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पलटवार में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 7 सितंबर को ताबड़तोड़ हमले किए और रूस के कई शहरों में एक साथ विनाश का बवंडर चलने लगा। ये रूस के सूमी पर हमले की तस्वीरें हैं। रूस के मिसाइल हमले में सूमी में बहुत बड़ा विनाश हुआ है। इस मिसाइल हमले से सूमी में 2 लोग मारे गए, 4 घायल हुए हैं। रूस की यह मिसाइल सूमी के रिहायशी इलाके में गिरी और इसके विस्फोट से सूमी के 20 से ज्यादा इलाके क्षतिग्रस्त हो गए। मिसाइल हमले के बाद बड़े इलाके में आग लग गई और 7 सितंबर की रात से 8 सितंबर की सुबह तक यूक्रेनी फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिशों में जुटी रही। सेंट पीटर्सबर्ग और वोरोनिश पर हमलों का बदला लेने के लिए रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाया। रूस ने यूक्रेन के 7 शहरों पर विध्वंसक हमले किए। रूस की वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस ने सूमी, खार्किव, चासव्यार, चेर्नोबिल, वुल्हेदर, पोक्रोवस्क और सेलिदोव पर मिसाइल ड्रोन हमलों के साथ साथ हवाई बमबारी की है। इसके साथ साथ रूस के कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों पर भी जबरदस्त हमले किए हैं।
कुर्स्क में रूसी सेना के लैंसेट ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सैनिकों को लेकर जा रहे एक सैन्य वाहन पर ड्रोन ब्रिगेड ने कामिकाजी हमला किया और इस हमले में यूक्रेन का एक सैन्य वाहन ध्वस्त हो गया। इस हमले में यूक्रेन के 17 सैनिक मारे गए। यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। पोक्रोवस्क में यूक्रेन के एक लेपर्ड टैंक को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। यूक्रेन सेना ने पोक्रोवस्क में रूसी सेना को रोकने के लिए गहरी खंदकें बनाई हैं और रूसी ड्रोन ब्रिगेड अपनी सेना के रास्ते में अवरोध बनी इन खंदकों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट करके मार रही है। सात सितंबर के हमले में रूसी सेना ने यूक्रेन की एक यूएस मेड होवित्जर गन को भी तबाह कर दिया। यह होवित्जर गन पेड़ों के बीच बनाई गई पोस्ट पर तैनात थी। रूसी सेना का टारगेट इस वक्त पोक्रोवस्क पर कब्जा करना है और रूस इस क्षेत्र में एफएबी, केएबी और ग्लाइड बमों से हमले कर रहा है। रूस के ये एडवांस बम 50 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकते हैं। रूस ने इन बमों पर एक गाइडिंग सिस्टम और मिसाइल जैसे बड़े पंख लगाकर इसकी रेंज बढ़ा दी। रूसी सेना फ्रंट लाइन पर तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने सबसे बड़े लक्ष्य पोक्रोवस्क से महज 10 से 11 किलोमीटर दूर है। तो रूसी सेना पोक्रोवस्क पर कब्जे की जंग लड़ रही है। इस वक्त रूसी सेना पोक्रोवस्क से केवल 11 किलोमीटर दूर है। बीते 2 हफ्ते से रूसी सेना नोवोहोरोदिव्का में जंग लड़ रही थी। 8 सितंबर की सुबह रूसी सेना को बड़ी जीत हासिल हुई। रूस ने पोक्रोवस्क के करीब इस शहर पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेनी सेना ये मोर्चा छोड़कर भाग चुकी है। हालांकि यूक्रेन ने भी इस इलाके में बढ़त बनाई है। यूक्रेन की सेना ने रूस को पोक्रोवस्क के करीब एक मोर्चे से खदेड़ दिया है। रूसी सेना 4 हफ्ते से पोक्रोवस्क से 43 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क नाम के कस्बे में जंग लड़ रही थी। 7 सितंबर को यूक्रेन की सेना ने इस कस्बे को जीत लिया और अपना झंडा लहरा दिया है। यूक्रेन ने न्यूयॉर्क नाम का कस्बा भले ही जीत लिया, लेकिन रूसी सेना नोवोहोरोदिव्का के मोर्चे से पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रही। पोक्रोवस्क पर रूसी सेना का कब्जा हुआ तो यूक्रेन के लिए ईस्टर्न फ्रंट लाइन से कनेक्शन कटने जैसा होगा। क्योंकि यहां से डोनेस्क, लुहांस्क के जंगी मोर्चों तक हथियारों और रसद सप्लाई के लिए रोड रेल कनेक्शन है। रूस इसी कनेक्शन को काटना चाहता है और इसीलिए यूक्रेन की उन चौकियों पर हमले हो रहे हैं जिनसे रूसी सेना के आगे बढ़ने का रास्ता रोका जा रहा है। इसके साथ ही पोक्रोवस्क से डोनेस्क तक हथियार सप्लाई के काम आने वाले पुलों को भी नष्ट किया जा रहा है। रूसी वायुसेना लगातार डोनेस्क और आसपास के इलाकों पर ग्लाइड बमों से हमले कर रही है। रूस की एयर पावर के सामने यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है। ये रूस के फाब बम से हमले की तस्वीरें हैं। चासव यार में रूसी सेना ने यूक्रेन की डिफेंस लाइन पर कई बम हमले किए हैं। यूक्रेन के 12 प्रांतों को रूस ने बुरी तरह दहला दिया है।
रूस के बम हमले इतने तेज हैं कि उनके 500 मीटर के दायरे में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि जल्द ही उसका कब्जा पोक्रोवस्क पर हो जाएगा। और अगर ईस्टर्न फ्रंट लाइन से यूक्रेन का कनेक्शन कटा तो जल्द ही रूस कीव विजय का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूसी वायुसेना की बमबारी, कुर्स्क में यूक्रेनी टुकड़ियों पर बम बरसाए। रूसी सुखोई 34 ने फैब बम बरसाए। तो रूस में यूक्रेन का प्रहार और विध्वंसक होता जा रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले से रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया। हमले में नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों का भंडार भस्म हो गया। रूस के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि कुर्स्क में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन ने नई चेतावनी दी है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने कहा है कि युद्ध में अब नया दौर आने वाला है। इंटेलिजेंस प्रमुख किरिलो बुदानोव ने कहा कि जल्दी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा, यानी अब यूक्रेन और बड़े हमले कर सकता है। यूक्रेन के इस आत्मविश्वास और हौसले की वजह क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये युद्ध के नए राउंड का ट्रेलर। ये बदले यूक्रेन के युद्ध में धमाकेदार एंट्री। यूक्रेन ने अब तक दुनिया को जितना चौंकाया, उससे भी अधिक हैरानी होने वाली है। यूक्रेन ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक हमला करके साबित कर दिया है कि रूस में अब विध्वंस की नई कहानी लिखी जाएगी। कुर्स्क में हमले से यूक्रेन ने इसका अभ्यास किया है। बेलगोरोद को पूरी तरह तबाह करने का मिशन जारी है। ब्रियांस्क समेत कई इलाकों में अभी और गोलाबारी होगी। यूक्रेन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और आने वाले समय में यूक्रेन और अधिक बदलने वाला है। यही वजह है कि यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को ललकारा है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुदानोव ने इस वीडियो से रूस को चेतावनी दी है और कहा है कि युद्ध में बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। युद्ध का नया दौर शुरू होने वाला है। बदलाव का वक्त बेहद करीब आ चुका है। लंबी दूरी के घातक ड्रोन बनाने के बाद यूक्रेन ने एक और घातक हथियार तैयार किया है। यह हवा से बरसने वाले बम। F-16 देने का भरोसा मिलने के बाद ही यूक्रेन ने इसके लिए नए बम बनाने का काम शुरू कर दिया था। अब रूस की तरह यूक्रेन के पास भी ग्लाइड बम है। यूक्रेन के फाइटर जेट भी रूसी शहरों पर हमला करेंगे। यूक्रेनी जेट को बॉर्डर पार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यूक्रेन का नया बम खार्किव और कुर्स्क में कहर मचाने लगा है। यूक्रेन के बम रूस के पाप बम की सीरीज की तरह ही घातक है और सटीक निशाने के साथ प्रहार कर रहे हैं। यूक्रेन ने ग्लाइड बम में रॉकेट बूस्टर लगाया है। बम को ग्लाइड पावर देने के लिए विंग्स लगाए हैं। खास बात तो यह है कि यूक्रेनी ग्लाइड बम की रेंज 65 किलोमीटर है। यानी अब इतना तो साफ है कि सूमी और खार्किव जैसे इलाकों में उड़ रहे यूक्रेनी फाइटर जेट रूस की सीमा के 65 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों पर कहर बरसाने वाले हैं। यूक्रेन ने फ्रांस के हैमर जैसा बम तैयार किया है। यूक्रेन के ग्लाइड जीपीएस से गाइड होकर सटीक निशाना लगा रहे हैं। अमेरिकी जेडैम किट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के पास भले ही रूस की तरह ताकतवर फाइटर जेट और बॉम्बर नहीं, लेकिन अब रूस जैसा घातक बम है और ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला शुरू होने वाला है। नाटो से भी घातक हथियारों की मांग की गई है। यूक्रेन रूस के उन बॉम्बर्स को नष्ट करना चाहता है जिससे यूक्रेन पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब आपको वो हथियार दिखाते हैं जिसकी मांग नाटो से की जा रही है। और यूक्रेन ने नेटो से टॉमहॉक मिसाइलों की मांग की है। ये मिसाइलें 1.5 से 2,500 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली ये मिसाइल 450 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस के उन एयरबेस को खत्म करना चाहता है जहां रूसी बॉम्बर्स तैनात हैं। ये तो यूक्रेन की मांग है, लेकिन फिलहाल स्वीडन से यूक्रेन को MIM-23 हॉक मिसाइलों की सप्लाई होने वाली है। ये जमीन से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं और इससे यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत होगा। इसकी रेंज 45 से 50 किलोमीटर है, लेकिन रफ्तार बेहद तेज है। ये रफ्तार 2,950 किलोमीटर से हमला करने वाली मिसाइलें हैं। सॉलिड फ्यूल इंजन वाली मिसाइलों से एयरक्राफ्ट और दूसरी मिसाइलों को गिराया जा सकता है। इटली से यूक्रेन को SAMP-T एयर डिफेंस मिलने वाली है। इसकी मिसाइलें एयरक्राफ्ट और ड्रोन के अलावा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने की ताकत रखती हैं। 5,000 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी तेज रफ्तार से ये मिसाइलें 100 किलोमीटर की रेंज में हमला करती हैं। यूक्रेन अब रूस के भीतर ठीक वैसे ही हमले करने वाला है जैसा रूस अब तक करता रहा है। रूस के कई तेल डिपो को भस्म किया जा चुका है। अभी ऐसी और तबाही होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमले से रूस का 1 लाख टन तेल जल गया है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। रूस अब जमीन के भीतर तेल डिपो बनाने के लिए मजबूर है। यूक्रेन ने हथियार बनाने का काम तो बखूबी किया है, लेकिन इतने लंबे युद्ध के बाद सैनिकों की भारी कमी है। लेकिन नाटो इस कमी को पूरा कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में पोलैंड और जर्मनी के सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को कुर्स्क भेजा है। फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत खुद रूस दिखा चुका है। रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि कुर्स्क में यूक्रेन अगर इतना कामयाब हुआ है तो इसके पीछे नाटो का बहुत बड़ा हाथ है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज का पुल नष्ट करने का अभियान जारी है। कुर्स्क में एक और पुल को ध्वस्त करने के बाद रूसी सेना की लाचारी और बढ़ गई। रूस को भले ही किम जोंग से मिसाइलों की बड़ी खेप मिली है, लेकिन यूक्रेन अब उस पूरे जखीरे को भस्म करने के मिशन पर। रूस के वोरोनिच में एक हथियार गोदाम पर यूक्रेन ने हमला किया और इसमें नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलें नष्ट हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम में नॉर्थ कोरिया की N-23 मिसाइलों को रखा गया था। N-23 मिसाइलों की रेंज 900 किलोमीटर है। हमले में नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हो गईं।
सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि वोरोनिच में यूक्रेन के हमले के बाद कितनी भयंकर आग लगी और मिसाइलों की वजह से भयंकर धमाके हुए। बेलगोरोद में भी धमाकों का दौर जारी है। यूक्रेन ने एक बार फिर बेलगोरोद में भारी गोलाबारी की और ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रूस को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया है। रूस के कई टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन दुनिया को इंतजार अब उस भीषण जंग का है जिसका जिक्र यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ ने किया है। माना जा रहा है कि नाटो देशों से हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा आ रहा है और बर्फबारी शुरू होने के बाद आसमानी जंग शुरू होगी। रूस यूक्रेन की बिजली सप्लाई रोकने के लिए हमले करेगा, तो वहीं यूक्रेन भी रूस को इन सर्दियों में बहुत बड़ा जख्म देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग, रूसी आर्टिलरी के यूक्रेनी फौज पर हमले, यूक्रेन के कई सैन्य वाहन और पोस्ट नष्ट हो गए। तो ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और नेटो के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। रूसी सेना ने यूरोप में मौजूद 5 नेटो देशों पर हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है और इस बीच पोलैंड ने जो ऐलान किया है वही यूरोप विनाश का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खबरें आई और इसी के साथ महाविनाश का सबसे बड़ा सायरन बजने लगा। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी पहली ग्लोबल ब्रेकिंग। रूस का ड्रोन नाटो देश रोमानिया की धरती पर गिरा, ब्लास्ट से रोमानिया के लोग दहल गए। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी दूसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। पोलैंड ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा करने का फैसला किया। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी तीसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। पोलैंड ने हवा में ही रूस की मिसाइलों और ड्रोन को तबाह करने की तैयारी कर ली है। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी चौथी ग्लोबल ब्रेकिंग। CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस और नाटो के बीच युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। रूस नाटो युद्ध से जुड़ी 5वीं ग्लोबल ब्रेकिंग। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ये 5 ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज आई और इसी के साथ दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा। सवाल यही है कि क्या रूस और नाटो में जंग शुरू होने जा रही है? क्या एटमी जंग बहुत निकट आ गई है? क्या महायुद्ध की शुरुआत पोलैंड पर हमले के साथ होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस ने बेलारूस में पोलैंड बॉर्डर के पास बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। क्रेमलिन ने यह कदम तब उठाया जब पोलैंड ने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे दी है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पोलैंड के विदेश मंत्री रुडोल्फा सिकोरस्की ने बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया। सिकोरस्की ने कहा है कि पोलैंड यूक्रेन की सुरक्षा करने के पक्ष में है। पोलैंड रूसी मिसाइलों से यूक्रेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा करने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बाबत पोलैंड बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा कर सकता है। पोलैंड न सिर्फ यूक्रेनी पावर प्लांट की सुरक्षा करेगा, बल्कि पोलैंड की सीमा तक आने वाली रूसी मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। जाहिर है, अगर पोलैंड ने ऐसा किया तो उसी वक्त रूस पोलैंड के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर देगा। तो पोलैंड रूस की उन मिसाइलों से परेशान है जो उसके बॉर्डर के पास आ रही हैं। दरअसल लवीव में रूसी सेना विध्वंसक हमले कर रही है। रूस लवीव में मौजूद हथियार गोदामों पर हमले कर रहा है।
हथियार गोदामों में मौजूद नेटो के हथियारों को तबाह किया जा रहा है। लवीव यूक्रेन का वो प्रांत है जो पोलैंड के बॉर्डर से सटा हुआ है, यानी लवीव की सीमा पोलैंड के बॉर्डर से लगती है। ऐसे में रूस की मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच रही हैं। इस बात से भड़का पोलैंड रूसी मिसाइलों को गिराना चाहता है। अगर पोलैंड ने रूस की मिसाइलें गिराई तो महायुद्ध तय माना जा रहा है। पोलैंड ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वो रूसी मिसाइलों और ड्रोन को गिराना चाहता है। इसके लिए पोलैंड ने पूरी तैयारी कर ली। एक हफ्ते के अंदर ही पोलैंड ने अपने रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। पोलैंड ने यह तैनाती रूस के खिलाफ की है। इतना ही नहीं, पोलैंड ने 24 लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड में रखा है ताकि रूस के किसी भी एक्शन को काउंटर किया जा सके। पोलैंड रूसी मिसाइलों को गिराने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका उसे बार बार रोक रहा है। पोलैंड को अमेरिका से अभी इसकी अनुमति नहीं मिली। अमेरिका को डर है कि अगर पोलैंड ने रूस की मिसाइल या ड्रोन को गिराया तो रूस नाटो के खिलाफ जंग छेड़ देगा। पुतिन सेना यूरोप में मौजूद नाटो देशों पर हमले कर देगी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 5 नाटो देशों पर हमला कर सकता है। शुरुआत पोलैंड से होगी, इसके बाद फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमले की आशंका है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महायुद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। कई देशों को एक साथ आकर रूस को रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस कई देशों का वजूद मिटा देगा। MI6 और CIA की इस रिपोर्ट के बाद नाटो ने रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी तेज कर दी। तो सवाल यही है कि क्या रूस और नाटो में परमाणु जंग की शुरुआत होने जा रही है? क्या रूस के खिलाफ पोलैंड का एक्शन महायुद्ध का कारण बनने जा रहा है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मिकोलेवका में रूस का मिसाइल हमला, एक होटल पर गिरी रूस की मिसाइल। रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत। तो जहां एक तरफ यूक्रेन को नेटो से हथियार मिल रहे हैं, जल्द ही लॉन्ग रेंज हथियार भी कीव पहुंच सकते हैं। ऐसे में पुतिन ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन ने गठबंधन बना लिया है जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान अब यूक्रेन में तबाही के लिए रूस को हथियार भेजते रहेंगे। ईरान ने शाहिद ड्रोन के अलावा एक मीडियम रेंज मिसाइल की खेप भी भेज दी है, जिससे आने वाली सर्दियों में पुतिन यूक्रेन को खाक में मिला सकते हैं। तबाही का सबसे खौफनाक चैप्टर यूक्रेन में शुरू हो चुका है। कुर्स्क पर यूक्रेन के कब्जे से रूस बौखला रहा है। और ऐसा बदला लेना चाहता है कि नाटो भी रूस से टकराने से घबराने लगे। क्योंकि अब रूस ने ऐसा गठबंधन तैयार किया है जिसमें चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल है।
और ये अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। इस गठबंधन के सहारे पुतिन अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। खास बात यह कि जिस तरह नाटो सदस्य देश संकट के वक्त एक दूसरे की सैन्य मदद करते हैं, उसी तरह पुतिन का गठबंधन तैयार है संकट के वक्त में एक दूसरे की मदद करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले ईरान आगे बढ़ा है। ईरान ने फतह मिसाइल की खेप रूस को भेज दी है। यह रिपोर्ट क्रेमलिन के अंदर से सामने आई है। हालांकि पहले ईरान शहीद ड्रोन रूस को दे चुका है, जिससे रूस ने कीव तक भारी तबाही मचाई थी। लेकिन अब ईरान ने 200 फतह मिसाइलों की खेप भेजकर रूस से अपनी दोस्ती निभाई है। ये मिसाइलें तेहरान से मॉस्को तक कैस्पियन सागर समुद्री रूट से पहुंची है। वॉरशिप से मिसाइलों की पहली खेप को पहुंचाया गया है। ईरान से मिसाइल मिलने के बाद से कीव से लेकर पेंटागन तक खौफ फैल गया है, क्योंकि रूस के पास पहले से ही नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों की खेप है। अब ईरान की मिसाइलों से रूस बड़े प्रहार की तैयारी कर रहा है। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस ईरानी मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने में कर सकता है। इसके अलावा सैन्य ठिकाने और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए जा सकते हैं, जिसके लिए रूस ने सर्दियों का वक्त चुना है। यानी अगले 1-2 महीने में फतह मिसाइल दागकर रूस तबाही का बवंडर लाने वाला है। ISW के मुताबिक 4 सितंबर को पहली खेप पहुंचाई गई। कैस्पियन सी पोर्ट पर 200 फतह मिसाइल लेकर कार्गो शिप तेहरान से पहुंचा था। फतह मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 30 से 120 किलोमीटर है, जबकि ये 150 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। रूस ने मिसाइलों को युद्ध के मैदान में डिप्लॉय कर दिया है। इसके तुरंत बाद कीव की तरफ से धमकी दी गई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा, अगर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर ईरान से आई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह बयान उस वक्त आया जब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने पर विचार चल रहा था। तभी अमेरिका ने मिसाइल देने का मन बनाया। उसी दौरान ईरान से फतह मिसाइल की खेप रूस पहुंची। यानी रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। अब सिर्फ हमला बाकी है। अब यह भी जान लीजिए ईरानी मिसाइल से रूस कहां-कहां हमला कर सकता है। सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरसोन, जेपोरिजिया, ओडेसा और मोल्दोवा तक रूस की मिसाइल तबाही मचा सकती है। यानी कुर्स्क का बदला रूस 10 से ज्यादा इलाकों पर हमला करके लेकर रहेगा, फिर चाहे यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियार लेकर रूस पर हमला ही क्यों ना कर दे। वैसे भी यूक्रेन को अमेरिका से लंबी दूरी के हथियार मिलने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यानी अब यूरोप महायुद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दुनिया में कुछ चुनिंदा ही मुल्क हैं जिनके जंगी खाने में हाइपरसोनिक हथियार की खेप है, और इस फहरिस्त में शामिल हैं रूस और चीन, जिनके पास एयर टू एयर या फिर एयर टू सरफेस मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें। मगर अब इन देशों की फहरिस्त में अमेरिका भी शामिल हो चुका है, जिसने हाल ही में सरफेस टू एयर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, वो भी मैक 7.2 की विध्वंसक रफ्तार के साथ। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच बाइडेन ने हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट को एक्टिवेट क्यों किया।
कैसे अमेरिका का हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र दुश्मन को परास्त करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने हथियारों की ताकत और कुव्वत दिखाने के लिए अमेरिका ने अब तक की सबसे घातक और सबसे विनाशकारी मिसाइल का टेस्ट किया, वो भी ब्लू वॉर जोन में। अमेरिकी वायुसेना ने नॉर्वे में एक विनाशक प्रोजेक्ट को एक्टिव किया है, जिसके तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बोल्ट 1B का टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल ने 254 किलोमीटर की उड़ान भरी। आसमान में मिसाइल की रफ्तार मैक 7.2 थी, जिसका मतलब करीब 8,900 किलोमीटर प्रति घंटा। दो सितंबर को अमेरिकी वायुसेना ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट को अंजाम दिया और इस मिसाइल टेस्ट से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। आपको बता दें कि आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार हाइपरसोनिक मानी जाती है और अमेरिका ने जिस बोल्ट 1B मिसाइल का टेस्ट किया है उसने मैक 7.2 की रफ्तार पकड़ी। बस इसी मिसाइल टेस्ट के साथ ही सुपर पावर अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के साथ ही सुपर पावर अमेरिका ने मिसाइल वर्ल्ड में अपनी धाक फिर से जमा ली। इस अग्निबाण के परीक्षण के साथ ही दुनिया को दिखा दिया कि हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र की रेस में अब अमेरिका का सामना कोई नहीं कर सकता। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले अमेरिका ने आसमान में प्रहार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। हालांकि वो सफल नहीं रहा, मगर इसके बाद पेंटागन ने अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी शुरू की। मार्च 2024 में अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। एटमी सबमरीन के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। अमेरिकी राज्य इंडियाना के नेवल बेस पर मिसाइल का टेस्ट हुआ। दावा है कि अंडर वाटर मिसाइल ने मैक 5 की रफ्तार से उड़ान भरी और अब अमेरिका जमीन से दागे जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। मतलब ये कि आने वाले चंद दिनों में अमेरिका का यह हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र दुश्मन खेमे में खलबली मचा देगा। इसके एक प्रहार से बैटल ग्राउंड थर्रा जाएगा और सबसे अहम ये कि मैक 7.2 की रफ्तार से उड़ने वाली इस मिसाइल को कोई रडार सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम पकड़ भी नहीं पाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच बाइडेन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने सनसनी मचा दी है। क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पहले तो अमेरिका ने नाटो के देश नॉर्वे में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया और दूसरा ये कि अब तक रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का दम दिखा रहा था, मगर अब अमेरिका ने भी अपनी जंगी खाने में हाइपरसोनिक मिसाइल की खेप तैयार कर ली। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना एक अल्ट्रासोनिक विमान को तैयार करने में जुटी है। विमान का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका को अल्ट्रासोनिक फाइटर जेट तैयार करने में कामयाबी मिल सकती है, जिसकी लागत करीब $800 मिलियन तक हो सकती है। मतलब ये कि दुनिया के ताकतवर देशों में हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। हर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल और लड़ाकू विमान तैयार करने में जुटा है, जो इस बात के संकेत हैं कि जल्द ही धरती पर हाइपरसोनिक हथियारों से महाजंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
लाल सागर खोल रहा है। हूती ने 8वें अमेरिकी रीपर ड्रोन का शिकार करके लाल सागर में जलजला ला दिया और बाइडेन को बड़ी चुनौती दे दी। तो क्या लाल सागर में हूती के विध्वंसक हमलों के आगे अमेरिका लाचार हो गया? क्या अमेरिका अब हूती पर बड़ा हमला करेगा? क्या इस्लामिक देश मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग का आगाज करेंगे? लाल सागर एक बार फिर लपटों में घिर गया है। लाल सागर की जंग और विध्वंसक हो गई। लाल सागर में हूती के हमले बढ़ने के बाद अमेरिका के साथ बड़ी जंग के आसार बन गए। क्या लाल सागर में हूती के हमलों के आगे लाचार है अमेरिका? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हूती ने लाल सागर में अमेरिका के 8वें रीपर ड्रोन को भस्म कर देने का दावा किया। दावों के मुताबिक ये अमेरिका का MQ-9 निगरानी ड्रोन था, जिसे रविवार सुबह हूती ने मार गिराया। हूती लड़ाकों ने यमन के मारिब प्रांत में उड़ रहे ड्रोन को निशाना बनाया। अमेरिका को हूती के इस हमले से अरबों का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ यानी 2.5 अरब रुपए होती है। ये ड्रोन 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। लाल सागर में रेजिस्टेंस फोर्स की निगरानी के लिए अमेरिका कई सालों से MQ-9 का इस्तेमाल कर रहा है। लाल सागर में अपने 8वें रीपर ड्रोन को निशाना बनाए जाने के बाद हालांकि अमेरिका ने हूती के हमलों में अपने MQ-9 निगरानी ड्रोन के विध्वंस की पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिका ने हूती के नियंत्रण वाले इलाकों में एयर स्ट्राइक जरूर किया। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक साथ 3 कमांड सेंटर्स को तबाह करने का दावा किया। इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद से ही हूती लाल सागर में अमेरिकी ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। साथ ही हूती के लड़ाके लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों और तेल टैंकर को भी लगातार टारगेट कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से हूती लाल सागर में कम से कम 80 जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर चुका है। अमेरिका भी जनवरी से ही हूती पर जवाबी हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की फोर्स को कई मोर्चों पर रेजिस्टेंस फोर्स से तगड़ी चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में कई विध्वंसक हमले किए। उत्तरी इजराइल के नौरा में हिजबुल्लाह ने हवाई हमले करके इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। साउथ लेबनान से कई रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए, जिसमें 50 से ज्यादा अनगाइडेड रॉकेट थे। इनमें से कुछ रॉकेट किरियत शिमोना और आसपास के इलाकों में गए। इजराइल के गलीली में भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद 2 सुसाइड ड्रोन्स इजरायली बेस पर गिरे। इसके बाद इजरायली सैन्य ठिकाने पर धमाके हुए। दरअसल लेबनान पर इजराइल के विध्वंसक हमलों के बाद से हिजबुल्लाह के सामने आर या पार के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में लेबनान में इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह और हमास के कई कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर्स का नाम है मोहम्मद हबीब हाशिम और कासिम अदेल बच्ची। इसके अलावा गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद बटालियन के 2 कमांडर भी हमलों में मारे गए।
हमास और हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए इजराइल ने साफ कहा है कि लेबनान पर उसके हमले जारी रहेंगे। मिडिल ईस्ट में बारूदी विध्वंस के बीच तुर्की ने इस्लामिक देशों का संगठन बनाकर अमेरिका और इजराइल पर हमले का प्रस्ताव दिया है। तो क्या इस्लामिक देश एक साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और ताइवान पर कब्जे का मंसूबा लेकर चीन ने एक महीने में 50 से ज्यादा बार घुसपैठ की। न सिर्फ ताइवान के एयर स्पेस बल्कि ताइवान की समुद्री सीमा में भी ड्रैगन जा घुसा। अब ताइवान ने धमकी दी है, अगर चीन की हिमाकत जारी रही तो वो हमला करने पर मजबूर हो जाएगा। सुधरा है न सुधरेगा चीन। ताइवान को हड़पने के लिए फिर बनाया प्लान। ताइवान ने दावा किया है चीन ने पिछले 48 घंटे में कई बार उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ की। नौ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 7 छोटे जहाज, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर। दो दिन पहले ताइवान स्ट्रेट में ताइवान के एकदम पास तक जा पहुंचे। ताइवान के नेवल कमांड सेंटर ने उन्हें ट्रेस किया। इस दौरान शिप और एयरक्राफ्ट कैरियर तो लौट गए, लेकिन 2 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में जा घुसे। ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन से काफी आगे तक जा पहुंचे। इस दौरान ताइवान ने काउंटर अटैक की धमकी दी, तब जाकर चीन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट लौटे। दरअसल ये एक बड़े युद्ध का रिहर्सल था। चीन को जानना है कि अगर ताइवान में चीनी घुसपैठ होती है तो ताइवान कैसे रिएक्ट करेगा। इसी तरह से चीन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है, इसलिए उस पर कब्जा करना चाहता है। जाहिर है ऐसे में अमेरिका से टकराव हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ है। चीन ऐसी हिमाकत इस महीने में कई बार कर चुका है। पिछले एक महीने में 92 एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में घुस चुके हैं, जबकि 55 शिप ताइवान के चारों ओर चक्कर लगा चुके हैं। और अब आपको एक ऐसे देश ले चलते हैं जहां तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। इस तूफान में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, कई लापता हैं। वही वियतनाम में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बड़े बड़े मकान हिल गए, बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ गए, बिजली के खंभे भी गिर गए और सड़कों पर लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी जमीन पर आ गिरी। हर चीज तिनके की तरह बिखर गई। वियतनाम में तूफान के इस तांडव ने जमकर तबाही मचाई। यह भीषण तूफान जिधर से होकर गुजरा वहां विध्वंस के निशान छोड़ गया।
यागी नामक इस तूफान ने शनिवार दोपहर को वियतनाम के उत्तरी तटीय प्रांतों में दस्तक दी थी। वियतनाम में पिछले एक दशक में यह अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इस तूफान की चपेट में जो भी आया वो तबाह हो गया। हर चीज को यह तूफान अपने साथ उड़ाकर ले गया। वियतनाम में फिलहाल यागी तूफान से 14 लोगों की मौत की खबर है। करीब 200 लोग घायल हो गए और सैकड़ों लोग लापता हैं। तूफान के कारण उत्तरी वियतनाम में 30 लाख से भी ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। तूफान से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 4 हवाई अड्डों को बंद करने के बाद सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यागी तूफान के बाद भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। सेना और पुलिस बलों के साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारी राहत बचाव में रात दिन जुटे हुए हैं। उखड़े हुए पेड़ों, गिरे हुए होर्डिंग और बिजली के खंभों के साथ ढह गई छतों और क्षतिग्रस्त मकानों का आंकलन किया जा रहा है। उत्तरी वियतनाम में इस तूफान ने वहां आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लोगों को अभी घरों से बाहर न जाने को कहा गया है। समुद्री इलाकों में लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने को कहा गया है। दरअसल बुधवार को यागी तूफान उत्तर पश्चिमी फिलीपींस से होता हुआ दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ा था। इसके बाद यागी तूफान ने चीन से लेकर वियतनाम तक एशिया के कई देशों में भयंकर तबाही मचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या दिल्ली इंडियन रेसिंग चैंपियनशिप जीतेगी? 55% यस, 45% नो। क्या पुतिन एससीओ समिट 2024 में जाएंगे? 45% यस, 55% नो। ब्राजील इस महीने एक्स से बैन हटा लेगा? 90% यस, 10% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.